Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we are going to start our lesson and the session as well with the definition of a sentence. Sentence किसे कहते हैं, उसकी definition, उसकी तारीफ क्या है। देखिए, मैं आपको ये चीज़ बतला दूं कि एक जो अंग्रेजी जबान है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, एक है इस जबान का बेसिक और इसकी बुनियाद, राइट। और एक होता है कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन, अंग्रेजी तकल्लुम जिसे आप कहिए, ठीक है। एक होता है इंग्लिश कम्युनिकेशन का बेसिक। तो बहुत सारे लोग हैं जो, उनको शायद मजा आता होगा मेरे ख्याल से दूसरों को धोखा देने में या दूसरों को चीट करने में। वो लोग इंग्लिश के बड़े अच्छे अच्छे अपने बैनर्स बनवाते हैं, बड़ी अच्छी सी एडिटिंग कराते हैं और कहते हैं कि जी आपको हम इंग्लिश कम्युनिकेशन सिखाएंगे और बेसिक सिखाएंगे। पता ये चला कि वो बेसिक बेसिक में उसको 3 महीने दे दिए, उसको ही नहीं पता चला कि टेंस किसे कहते हैं। ऐसी हमारे यहाँ बहुत सारी कॉल्स आती हैं, हजारों हजारों कॉल है ये लोग रिसीव करते हैं, हमारी टीम के लोग। तो उसपे होता ये है कि वो पता चला कि वो कि सर हमने हमारा बेसिक तो क्लियर है, एडवांस लेवल में बताइए आपके यहाँ क्लास होगी नहीं। तो पूछते हैं भाई बिल्कुल होगी, एडवांस लेवल की क्यों नहीं होगी, लेकिन आपने बेसिक क्लियर है आपका। बोले हाँ बेसिक तो क्लियर है। तो उनसे पूछा गया अच्छा कौन से टेंस तक पढ़ा है आपने, बेसिक में कितने टेंसेस आपने पढ़े हैं, कहाँ तक पढ़ा है। वो सामने वाला एक बच्ची थी, उसकी बात बता रहा हूँ, जो पहले कई जगहों पर 20-30 हजार रुपए खर्च कर चुकी थी। उससे जब ये सवाल किया हमारे मैनेजर ने कि जी आपका जो बेसिक है वो आपने कहाँ तक पढ़े हैं टेंसेस, तो सामने वाली बच्ची बता रही कि टेंस क्या होता है। मतलब वो बेसिक क्लियर है उसका और बेसिक पढ़ के आई है, और उसको ये नहीं पता टेंसेस किसे कहते हैं। मतलब कितनी हैरत की बात है। और लोग किस कदर बेवकूफ बना रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग के नाम पर, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बेपना बेवकूफ बनाया जा रहा है, दबा के बना रहे हैं, लोग बन रहे हैं बेचारे। अरे जिसको जरूरत है वो करेगा भी क्या। उसके एक ही उसके पास ऑप्शन है, वो है कि यार चलो अंग्रेजी सीख लेते हैं। एक ही ऑप्शन है, तो बेचारा देता है। कुछ लोग 6-6 महीने की फीस एक साथ ले रहे हैं, पूरे कोर्स की एक साथ ले रहे हैं। बहरहाल एक उनका अपना सिस्टम है, वो है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्लास, खुद आपको अंदाजा हो जाएगा 10 से 15 दिन के अंदर, 8 दिन ही के अंदर ही अंदाजा हो जाएगा क्लास कैसे अलग है। बहरहाल आपको मैंने बात ये बताई कि एक है अंग्रेजी जबान का बेसिक, इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक, जिसे हम कहते हैं ABCD। फिर उनको वर्ड्स को मिला के पढ़ा जाता है, फॉर एग्जाम्पल कैट, बैट, नैट। फिर उससे बड़ा बनता है एक तरह से, यूं कह लीजिए कि फिर वो वर्ड के बाद सेंटेंस आ जाता है, सेंटेंस पढ़ना सिखाया जाता है। ये सब चीजें फिर ऐसी ही आगे चल के बड़ी होती चली जाती हैं। ये होता है अंग्रेजी जबान का बेसिक। एक है इंग्लिश कम्युनिकेशन का बेसिक, अंग्रेजी तकल्लुम जो है, बातचीत जो है, उसका बेसिक। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। अंग्रेजी जबान का जो बेसिक है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। उसकी स्टार्टिंग ही मैंने यहाँ सेंटेंस से की है। सेंटेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस, लेट्स सी। तो देखिएगा, सेंटेंस की बड़ी आसान सी डेफिनेशन आपको पहले से पता होगी, बहुत सारे लोगों को ये लिखी हुई, अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कैसे कहते हैं। अच्छा ये जो सेंटेंस है इसी को उर्दू में, चूंकि उर्दू वाले बहुत सारे या बच्चियां भी हैं और बॉयज भी हैं, इसी सेंटेंस को उर्दू में जुमला कहा जाता है। जुमला। तो जो उर्दू या अरबी जबान में जुमला होता है, वही यहाँ अंग्रेजों के यहाँ सेंटेंस होता है। अच्छा किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, बहुत आसान वर्ड्स में बता रहा हूँ। कई सारे वर्ड्स, एक वर्ड ये है, एक ये है, एक ये है, अलग अलग रखें, उन सबको मिला लो एक जगह। क्यों मिला लिया सर, अभी एक वर्ड यहाँ से उठा कर रखा आपने, एक यहाँ से रखा, एक यहाँ से रखा, एक यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके हाथ में है। अच्छा जब ये आपके हाथ में आए तो ये सारे वर्ड्स का एक ग्रुप बन गया। ग्रुप कहते ही से हैं, दो या दो से ज्यादा लोग जहां जमा हो जाए ग्रुप बन जाता है। आपके व्हाट्सएप पे भी मालूम है ग्रुप तब बनता है जब एक अपने साथ किसी और को जोड़ लो आप।
या एक से जायद जोड़ लो। तो बहरहाल कई सारे वर्ड्स आपने उठाए अपने हाथ में रख लिए, तो ये ग्रुप बन गया वर्ड्स का, अल्फाज का एक मजमुआ बन गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया। अब जरा ध्यान देना एक छोटी सी बात पे, ये जो अभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपने बनाया है, ये जो अल्फाज का मजमुआ भी आपने बनाया है, अगर इस अल्फाज के मजमुए से, इस ग्रुप ऑफ वर्ड से मुझे कोई एक कंप्लीट मीनिंग समझ में आएंगे तो मैं कहूंगा ये सेंटेंस है। और अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इससे मुझे कोई कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आ रहे हैं, तो अगर कोई कंप्लीट मीनिंग मुझे इसमें समझ में नहीं आएंगे तो मैं ये कहूंगा ये सेंटेंस नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग केक। आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। अब आप जरा गौर अगर करेंगे मेरे भाई, तो इस एग्जाम्पल में कई सारे वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं मेरे भाई? आ रहे हैं, यकीनन आ रहे हैं। एक है आई, एक है एम, एक है ईटिंग, और एक है केक। तो वर्ड्स यहां पर कितने हैं? फोर वर्ड्स। देर आर फोर वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। फोर वर्ड्स हैं। अच्छा, मैंने वही बताया था आपको कि एक वर्ड यहाँ से लिया है, कि यहाँ से लिया है, कि यहाँ से लिखे नहीं। अब ये जो वर्ड्स कई सारे हमने लिए, इनका ग्रुप बन गया है। अब ये ऐसा ग्रुप बन गया वर्ड्स का और अल्फाज का कि इससे कंप्लीट मीनिंग अगर समझ में आएंगे तो मैं कहूंगा ये सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ, ये पूरा एक सेंटेंस है यहाँ पर, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यूं कहिए। एक आई अलग एम वर्ड है, एम अलग है, ईटिंग अलग है, केक अलग है। ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गए जिससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं भाई साहब? कोई बंदा आपसे कह रहा है आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं। तो जब कोई बंदा आपके सामने ये कहेगा आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूं, तो आपके समझ में आएगी नहीं कोई बात? यकीनन आपके समझ में आएगी, क्योंकि एक बंदा है जो अपने बारे में बताना चाह रहा है कि भाई साहब मैं केक खा रहा हूं। तो ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि इससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहे हैं। और वो क्या है? वो ये है किसी बंदे का केक खाना, कि कोई बंदा है वो केक खा रहा है, ये मुझे पूरी बात समझ में आ रही है। तो जब ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके सामने हो, कई सारे वर्ड्स ऐसे हो जिनको आपने किसी तरतीब में रखा हो या मिलाया हो और उनसे कंप्लीट मीनिंग समझ में आए, आप उसके बारे में कहेंगे कि ये सेंटेंस है। और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन मीनिंग समझ में नहीं आ रहे कंप्लीट, तो आप क्या कहेंगे कि वो सेंटेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए, एक वर्ड आया द, एक आया वे, एक आया यू। अलग अलग है भाई साहब। द एक अलग वर्ड है, वे ये एक अलग वर्ड है, यू ये एक अलग वर्ड है। द वे यू। तो द वे यू का क्या मतलब हुआ भाई साहब? द वे यू का मतलब हुआ जिस तरह से आप। तो जिस तरह से आपका क्या मतलब? अबे जिस तरह से आप क्या, पूरी बात कही है अगर भाई साहब, पूरी बात कही है। अगर कोई बंदा आपके सामने बोला देखो भाई जिस तरह आप, तो आप सुनते क्या कहोगे मालूम है? आप पागल हो गया क्या? पूरी बात के भाई, जिस तरह से आपका क्या मतलब? तो देखिएगा यहाँ द एक अलग वर्ड है, वे एक अलग वर्ड है, यू एक अलग वर्ड है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो बन गया। भाई दा को भी रख लो या वे को भी रख लो, यू को भी रख लो, तो ग्रुप तो बन गया ना, वर्ड्स का ग्रुप बन गया। लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा है जो मुझे पूरी कंप्लीट मीनिंग ही नहीं दे रहा, समझ में ही नहीं आ रहा इससे क्या बात है। तो ये सेंटेंस होगा? नॉट एट ऑल, सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहेंगे, अल्फाज का ऐसा मजमुआ हो कि जिससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आए, तब कहा जाएगा सेंटेंस, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं है। इसका एक एग्जांपल और ले लें भाई साहब। आई एम ईटिंग केक, एक एग्जांपल और ले लीजिएगा। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। यहाँ पर भी क्या है? आई एक अलग वर्ड है, एम अलग है, ड्रिंकिंग अलग है, वाटर अलग है। ये पूरे जो वर्ड्स हैं इनको मिलाया तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन गया। और ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहे हैं। क्या? कि एक बंदा अपने बारे में बता रहा है भाई साहब पानी पी रहा हूँ, तो हमें समझ में आ गया कोई बंदा है वो पानी पी रहा है, तो प्यास व्यास लग रही होगी। तो बहरहाल सेंटेंस किसे कहते हैं आपके सामने क्लियर हो चुका है। ऐसा अल्फाज का मजमुआ, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिससे कंप्लीट मीनिंग समझ में आएंगे, उसके बारे में कहा जाएगा सेंटेंस है, अदरवाइज नो। बस सीधी सीधी बात है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या है भाई साहब। अब देखिएगा, सेंटेंस के बारे में तो आपने पढ़ लिया, किसे कहते हैं सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस बनता कैसे है? सेंटेंस में कितनी चीजें होती हैं
कि जिन चीजों का होना जरूरी है एक सेंटेंस के अंदर, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब देखिएगा सेंटेंस के अंदर कितनी चीजें होती हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में बुनियादी तौर पर तीन चीजें होती हैं। क्या क्या? बहुत ध्यान से सुनना, लेकिन बहुत ध्यान से। किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकता हूँ भाई मैं, जिनका हैंड रेज्ड है उनसे भी, जिनका नहीं है उनसे भी। बहुत ध्यान से सुनना है। ये क्लास ऐसी है कि इसमें हर चीज पूछी जाती है भाई साहब। ये औरों जैसा नहीं है कि लेक्चर पढ़ाया टीचर ने और निकल लिए, समझ में आओ बताओ, नहीं, किसी को बुला कर पूछ लूंगा। और कल तो 110% सबसे पूछूंगा। इसलिए जरा ख्याल से सुनिएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा वो बंदा आपके पास है। सबसे पहली बात, सब्जेक्ट किसे कहते हैं सर? सब्जेक्ट समझा दीजिए, इंतहाई आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। देखो, सब्जेक्ट को उर्दू में कहा जाता है फाइल। उर्दू जबान में इसको बोलते हैं फाइल। जो उर्दू वाले बच्चे हैं वो समझ गए अब किसे कहते हैं सब्जेक्ट। अब अगली बात सुनो, सब्जेक्ट कहते किसे हैं? विच इज डूइंग समथिंग इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। कोई भी काम हो, जो काम को करने वाला होगा कोई भी, तो वो सब्जेक्ट होगा। आपको कौन पढ़ा रहा है? बस जकरिया सर पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने वाला कौन है? जकरिया सर। सब्जेक्ट है। किचन में, घर पे आपसे पूछने लगूंगा, भाई खाना कौन बना रहा भाई? आप क्या कहेंगे? माई मदर। अम्मी बना रही है खाना। खाना बनाने वाला कौन है? अम्मी। अम्मी क्या हुई? सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वालिद साहब हैं। अब वालिद मोहतरम मेहमानों के लिए बाजार से मिठाई खरीदने गए। आपकी अम्मी कहती हैं, अरे बेटा मिठाई लेने कौन गया है? आप क्या कहते हैं? अम्मी मिठाई लेने अब्बू गए हैं। तो मिठाई लाने वाले कौन हैं? आपके वालिद मोहतरम। वो क्या हुए? सब्जेक्ट। तो जो करने वाला होता है किसी भी काम को, सब्जेक्ट होता है, सिंपल। वर्ब किसे कहते हैं सर? वर्ब। इस वर्ब को उर्दू में कहा जाता है फेल। उर्दू में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है इस वर्ब के लिए, फेल इस्तेमाल होता है, फेल। बहरहाल, वर्ब किसे कहते हैं सर? बहुत आसान अल्फाज में बता रहा हूं। जो लफ्ज, जो वर्ड काम को बताएगा, एक्शन को बताएगा, उसके बारे में कहा जाएगा कि वर्ब है। फिर सुन लो एक बार और, सेट कर लेना दिमाग में। जो लफ्ज या जो वर्ड काम को बताएगा, अमल या एक्शन को बताएगा, उसके बारे में कहा जाएगा कि वर्ब है। तभी मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा आप लोग को। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं सर? देखिए, ऑब्जेक्ट का उर्दू में ट्रांसलेशन किया जाता है मफऊल। उर्दू में जो मफऊल होता है, अरबिक कह लो, वही अंग्रेजों के यहाँ ऑब्जेक्ट होता है। किसे कहते हैं? जिसको किया जाए वो ऑब्जेक्ट। जिसको किया जाता है वो ऑब्जेक्ट। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, समझ में आएगा। मैंने आपको बताया बुनियादी तौर पे कितनी चीजें होती है सेंटेंस में। तीन होती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये बुनियादी तौर पे होती है। लेकिन एक चीज और है। वो क्या है भाई साहब? इसमें एक चीज हेल्पिंग वर्ब भी होती है। अरे सर, ये कहाँ से आ गया बीच में नालायक? ये हेल्पिंग वर्ब भी है। ये भी अहम किरदार अदा करता है भाई सब सेंटेंस। किसे कहते हैं सर? हेल्पिंग वर्ब बता दो बस, और बहुत शॉर्ट में बताना सर, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जवाब, जो लफ्ज, ये जो वर्ड वर्ब की हेल्प करे वो हेल्पिंग वर्ब। जो लफ्ज या जो वर्ड वर्ब की हेल्प करे वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसके खुद वर्ड से शुरू हुआ है, समझ में आ रहा है? इस लफ्ज हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब की हेल्प करने वाला कोई लफ्ज है। कोई वर्ड ऐसा है जो क्या करता है? वर्ब की हेल्प करता है। अगर उस वर्ड को नहीं लाओगे तो वर्ब अपने मीनिंग आपको देगा ही नहीं। या यूं कह लो, सेंटेंस के मीनिंग कंप्लीट ही नहीं होंगे जब तक आप वो नहीं लाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब वो लफ्ज या वो वर्ड जो वर्ब की हेल्प करे मीनिंग को कंप्लीट करने में, उसको कहा जाता है वो हेल्पिंग वर्ब। एक सवाल और है छोटा सा। सर ये बात समझ में आ गई हमारे, लेकिन ये सर हेल्पिंग वर्ब आएगा कहाँ? ये तो बता दो थोड़ा सा। तो देखिए, उमूमन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये बात जहन में आए तो रख लेना, ना आए तो छोड़ दो। उमूमन जो आता है वो सब्जेक्ट वर्ब इनके बीच में आता है। कैसे आता है? देखिएगा, आई एम स्टडिंग इंग्लिश। आई एम स्टडिंग इंग्लिश। देखिए, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं भाई, इस वक्त कोई मैसेज मत करिए।
इस वक्त कोई इस यहाँ मैसेज मत करिए। आपके मैसेज करने से होता है कि पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है भाई साहब। आपको कुछ कहना है पर्सनल तो मुझे बताना, मुझे को मेरे लिए तो कहेंगे आप जो बात है। किसी को कुछ चाहिए, किसी का ये हो गया है या किसी की क्लियर है, टेंशन मत लीजिए, सब पता चलेगा किसके अंदर कितना परफेक्शन है। जब प्रैक्टिस कराऊंगा ना तब मालूम होगा किसके अंदर कितना परफेक्शन है, ठीक है? तो इसलिए अभी तो सुनो आप। मैं हर उस स्टूडेंट का ख्याल रखते हुए चीजों का एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो फॉर द फर्स्ट टाइम अंग्रेजी सीखा, पहली बार अंग्रेजी सीखना है। और मेरे यहाँ ज्यादा स्टूडेंट वो हैं जो पहली बार अंग्रेजी सीख रहे हैं, आज तक अंग्रेजी सीखी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वही गजब का रिजल्ट देके जाते हैं। तो मेरा जो इस वक्त एक्सप्लेन करने का तरीका और अंदाज है, मैं उस स्टूडेंट को सामने रख रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता है, और जिसको आता है माशाल्लाह अच्छी बात है, ठीक है? तो इसलिए मैसेज वैसे नहीं प्लीज, असल में आपके मैसेज से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। तो देखिएगा, इसको समझे भाई साहब। एग्जाम्पल है, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। अब इस एग्जाम्पल में कौन सी चीज सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, लेट्स डिस्कस अबाउट। यहां पर देखिए, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। इंग्लिश पढ़ने वाला कौन है? मैं, यानी कि आई। ये क्या हुआ आई फिर? सब्जेक्ट। अरे सर आई सब्जेक्ट क्यों गया है? आई सब्जेक्ट क्यों है? जवाब, मियाँ भाई साहब आई एम स्टडिंग इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ने वाला मैं हूं ना। तो इस और जो काम करने वाला होता है कोई भी, वो सब्जेक्ट होता है। और यहाँ पर पढ़ने वाला इंग्लिश को कौन है? आई, यानी मैं। तो इसलिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब इन भाई साहब को छोड़ दीजिए। स्टडिंग, सर ये स्टडिंग क्या है? वर्ब। सर ये वर्ब क्यों है? जैसे बता रहा हूं वैसे पूछूंगा। मैं आपको हर चीज रीजन के साथ बता रहा हूँ, ये ऐसा इसलिए है, ऐसे ही पूछूंगा। स्टडिंग वर्ब है। अरे चलिए सर, हमने मान लिया वर्ब है, लेकिन वर्ब है क्यों? हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ब है? ये जब सवाल है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लफ्ज वर्ब है? वो बताइए हमें। जवाब, भाई साहब वर्ब की डेफिनेशन आपको ये बताई है कि जो लफ्ज, जो वर्ड काम को बताएगा, उसी के बारे में कहा जाएगा वर्ब है। फिर एग्जाम्पल है, आई एम स्टडिंग इंग्लिश। तो यहाँ पर पढ़ने का जो काम है, पढ़ने का जो अमल है, इसे कौन सा वर्ड बता रहा है? तो मैं जब मैं इन चारों वर्ड्स को देखता हूँ तो मुझे अरे यार, पढ़ने को तो यही बता रहा है स्टडी। तो जब स्टडिंग पढ़ने के काम को बता रहा है, पढ़ने के अमल को बता रहा है, एक्शन को बता रहा है, इसी के बारे में कहा जाए वर्ब है। और वर्ब की डेफिनेशन आपको ये बताई गई है कि जो लफ्ज, जो वर्ड अमल, काम को या एक्शन को बताएगा, उसी के बारे में कहेंगे आप ये वर्ब है। इसलिए स्टडिंग क्या है भाई? वर्ब। नेक्स्ट, इंग्लिश। सर इंग्लिश क्या है जी? ऑब्जेक्ट है भाई साहब। सर ऑब्जेक्ट क्यों है? आपने कहा इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, सर क्यों ऑब्जेक्ट, यही क्यों है? जवाब, आपको बताया गया है कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसको किया जाता है, जिसको किया जाता है, या यूं कह लो जिस पर एक्शन होता है। कुछ भी वर्ड यूज कर लो, एक कर रहा हूं मैं फिलहाल ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जिसको किया जाता है वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। अगर आप इतना कहें आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, इतना खाली, आई एम स्टडिंग में पढ़ रहा हूं, भाई क्या पढ़ रहा हूं मैं? अरे इंग्लिश को, इंग्लिश को पढ़ रहा हूं। और मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसको किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। वो एक बंदा कह रहा है आई एम स्टडिंग में पढ़ रहा हूँ, तो भाई किस चीज को पढ़ रहे हो आप? अब आपको बताना पड़ेगा इंग्लिश को। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश को पढ़ रहा हूँ। ये जिस पर एक्शन होता है, दूसरे अल्फाज में मैं बता रहा हूँ, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पढ़ने का एक्शन है वो किस पर हो रहा है? इंग्लिश पर हो रहा है। कैसे भी कह लो, इधर से कान पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, एक ही बात है। कंक्लूजन क्या हुआ भाई? अच्छा अभी यार, अभी कहाँ से कंक्लूजन, अभी एक चीज और रह गई, एम। एम क्या है जी? एम भाई साहब हेल्पिंग वर्ब है। अरे सर एम हेल्पिंग वर्ब कैसे है? ये तो समझ में नहीं आया सर, ये वाली बात तो सारी समझ में आ गई, ये और समझाओ। एम हेल्पिंग वर्ब कैसे है? जवाब, सुनूंगा भाई साहब, मैं सीधे से बता रहा हूँ। एम हेल्पिंग वर्ब क्यों है? जवाब, भाई साहब हेल्पिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन हमने आपको ये बताई है कि वो लफ्ज या वो वर्ड जो वर्ब की हेल्प करे वो हेल्पिंग वर्ब है। अब इस एग्जांपल में आई एम स्टडिंग इंग्लिश में हमने देखा स्टडिंग तो वर्ब हो गया, इसकी हेल्प कौन कर रहा है? यहाँ पर ये एम कर रहा है। तो इस एम के बारे में कहा जाएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इस वर्ब की हेल्प कर रहा है।
अगर आप इस सेंटेंस में से एम हटा दें, अगर आप इस सेंटेंस में से एम को हटा दें, हेल्पिंग वर्ब ही खत्म कर दें, तो भाई साहब ये जो सेंटेंस है आपको मीनिंग कंप्लीट नहीं दे पाएगा। ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे कि कोई बंदा कहीं जाता है बेसाखी के बगैर वो नहीं जा पाता। ओके, तो इसी तरीके से एम अगर आप नहीं लाएंगे तो मीनिंग कंप्लीट नहीं होंगे। तो मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ये उसकी मदद करता है, उसकी हेल्प करता है, इसीलिए इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम है भाई साहब? हेल्पिंग वर्ब। तो एम को हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एम एम तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, एम तो ही हम आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, असल तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कभी कहीं एम आएगा, कहीं इज आएगा, कहीं आर आएगा, कहीं डू आएगा, कहीं डोंट आएगा, कहीं डज आएगा, कहीं हैज आएगा, वो सब आगे आएगी सब। पर फिलहाल तो छोटी सी बात को समझना है, बस हेल्पिंग वर्ब को। तो देखिए एम यहाँ हेल्पिंग वर्ब है जी, क्यों है सर ये सवाल हुआ। हेल्पिंग वर्ब इसलिए क्योंकि सर अगर हम एम नहीं लाएंगे ना तो इस वर्ब की हेल्प करने वाला कोई वर्ड नहीं रहेगा, और जब इस वर्ब की हेल्प करने वाला कोई वर्ड ही नहीं रहेगा तो फिर ये मीनिंग कंप्लीट हमें नहीं दे पाएगा, और मीनिंग को कंप्लीट हमें करना भी है। तो भाई साहब करना है तो फिर हेल्पिंग वर्ब लाना ही पड़ेगा आपको हर सूरत। बस, तो अब कंक्लूजन क्या हुआ भाई साहब? कंक्लूजन यही हुआ कि सेंटेंस के अंदर भाई चार चीजें आती हैं। एग्जांपल और समझ लो। अब देखो यहाँ पर जो आई है ये क्या है? आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूँ। तो आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूँ, आई क्या है भाई? सब्जेक्ट। क्यों? इसलिए कि खाने वाला कौन है? मैं। और मैं के लिए अंग्रेजी में क्या आता है? आई। इसलिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट वही होता है जो करने वाला होता है, सीधी सीधी बात है। अच्छा, दूसरे नंबर पर लफ्ज ले लीजिए यहाँ पर ईटिंग। ईटिंग क्या है सर? जो ईट है ये क्या है? वर्ब है। क्यों है सर वर्ब? क्योंकि भाई साहब जो लफ्ज या जो वर्ड काम को बताता है ना, अमल और एक्शन को बताता है, उसके बारे में कहा जाता है वर्ब है। और यहाँ पर खाने के जो काम और अमल और एक्शन है उसको इस पूरे सेंटेंस में कौन सा वर्ड बता रहा है? ईटिंग। इसलिए क्या कहा जाएगा? दैट इज वर्ब। ये वर्ब है भाई साहब। अच्छा, केक, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। क्यों ऑब्जेक्ट? इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताया कि जिसको किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब कोई बंदा कहता है आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग मैं खा रहा हूँ, भाई किसको खा रहा है वो? अब वो कह रहा है आई एम ईटिंग केक, मैं केक को खा रहा हूँ, इसलिए केक क्या हुआ यहाँ पर? ऑब्जेक्ट हुआ। एम के बारे में वही बात है फिर पुरानी। एम क्या है भाई? हेल्पिंग वर्ब। क्यों है सर हेल्पिंग वर्ब? जवाब भाई साहब अगर एम नहीं लाओगे तो ईटिंग जो वर्ब है ना, इस वर्ब की हेल्प करने वाला कोई वर्ड यहाँ रहेगा नहीं, और यहाँ इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है। तो जब हेल्पिंग वर्ब आप नहीं रखेंगे तो जब और इसकी कोई हेल्प भी नहीं करेगा तो मीनिंग कंप्लीट नहीं मिलने वाले आपको। मीनिंग कंप्लीट मिलने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब रखना लाजमी है इस तरह के सेंटेंस में। अभी ये बात जब आपको समझ में आ गई, अब देखिए इधर अगली बात पे चलते हैं मेरे भाई। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ये जो सेंटेंस है ना, ये कितने किस्म का होता है, इसकी कितने प्रकार का होता है, इतने कितने काइंड्स इसके होते हैं। बहुत सारे लोगों ने चार गिनाए या पांच गिनाए, गिनाओ। मुझे तीन बताने हैं बस। मुझे आपको वो बताने हैं जो आपके बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आने वाले हैं। क्या है वो? बहुत आसान है, सच में आसान है। जो अभी तक लेसन पढ़ा ना उससे आसान है। अब देखो, अब सबसे पहले क्या है भाई? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव किसे कहते हैं? बहुत मुश्किल डेफिनेशन है इसके, लेकिन जिसमें हाँ हो अफर्मेटिव है। इस सेंटेंस को बोलते हैं अफर्मेटिव, जिसमें हाँ हो। मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, सर मैं लिख भी रहा हूँ, मैं खेल भी रहा हूँ पढ़ते पढ़ते सर। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे के सारे सेंटेंस क्या है जिसमें हाँ आ रहा है इन सब में, और जिसमें हाँ है वो अफर्मेटिव है। एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग उर्दू, मैं उर्दू पढ़ रहा हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई एम ईटिंग केक, मैं केक खा रहा हूँ। ठीक है, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। ये सारे के सारे सेंटेंसेस वो हैं कि जो अफर्मेटिव है। क्यों है? क्योंकि अफर्मेटिव उसको कहा जाता है जिसमें हाँ हो, और इस सेंटेंस में हाँ है, इसलिए क्या हुआ? अफर्मेटिव। सिंपल है, कुछ भी नहीं। तो अफर्मेटिव कौन सा सेंटेंस जिसमें हाँ हो? एक इसका भाई है छोटा सा, वो कौन है? अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन कौन करेगा? बुलाओ भाई, इसका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए बुलाओ। ये हैंड नीचे करो पहले सारे।
अब बुलाओ, 5-7 बच्चों को बुलाओ, नहीं ब्रदर मोहम्मद को मत बुलाओ, इनको बुलाओ। हाँ फरा आइए, क्या लिख रहा है फरा है? अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी गुड़िया। निगेटिव निगेटिव, अरे मतलब वाह, जिसमें ना हो। अरे वाह शाबाश। नॉट नेक्स्ट। किस। ओके गुड़िया, ओके शाबाश। रेहान आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, निगेटिव लिखा है जिसमें ना हो। शाबाश बढ़िया। नेक्स्ट। तजीम आइए, तजीम को सर, तजीम आए। नेक्स्ट ईश्वर को बुलाओ। खलीक आइए, खालिद। जी सर। एंड प्रोनाउंसिएशन सर इसका ये होगा नेगेटिव। सॉरी। नेगेटिव। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब सही है भैया, बच्चे ने बता दी सही। हाँ तो इसको निगेटिव मत पढ़ना, ये खालिद ने बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन किया इसका। दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव, निगेटिव नहीं। समझ में आया? चलो बहरहाल अभी एक बच्चे ने सही कर दिया तो कराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो नेगेटिव किसे कहते हैं? जिसमें ना हो। इससे पहले क्या था? अफर्मेटिव जिसमें हाँ हो, और नेगेटिव जिसमें ना हो। आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो एग्जाम्पल देखें आप, आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश। आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ। तो देखो नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग टुडे, आज मैं नहीं आ रहा हूँ। आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सारे के सारे संडे वो है जिनमें ना है, और जिन सेंटेंसेस में ना होती है उनके बारे में क्या कहा जाता है? निगेटिव, नेगेटिव। ठीक है जी। तो अफर्मेटिव वो जिसमें हाँ हो, नेगेटिव वो जिसमें ना हो। ये वाला बताओ, अच्छा कौन बताएगा? कहाँ गया भाई? ये वाला तो पूछना ही था। हाँ, ये जिन बच्चों के हैंड रेज है उनसे पूछो ये वाला। हम्म, आरिफ आइए, आरिफ। हम्म, आरिफ प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। ना बुलाओ आफरीन। इंटेरोगेटिव। हाँ बोलिए बोलिए। इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, ओके अच्छा है, शाबाश। बुलाइए नेक्स्ट। आफरीन आइए, आफरीन मंजर। हम्म, जी सर। इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव राइट। ओके चलिए बेहतर है। नेक्स्ट। शबाना आइए। शबाना, अबे जल्दी जल्दी अस्सलाम आओ। वालेकुम। और सलाम जी प्लीज। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ओके शाबाश। समीन आइए। इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ओके। नेक्स्ट। जैद आओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, अरे आपको तो शायद पता होगा लग रहा है, बताओ अच्छा। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, ओके ठीक, शाबाश। कनीज, दो बच्चों को और बुलाऊंगा भाई इसमें, इनके बाद में, ठीक है। मुझे जो कि लेसन पूरा करना है अभी। कनीज अस्सलाम आइए। वालेकुम सर। सलाम जी। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, चलिए शाबाश। नेक्स्ट। अनम आइए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम प्लीज गुड़िया। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, शाबाश। चलिए भाई देखिए, कुछ लोगों ने आप में से पढ़ा इसको इंटेरोगेटिव, ठीक है। कुछ ने पढ़ा है इसको इंट्रोगेटिव। इसको आप पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव भी नहीं है, इसको पढ़ेंगे आप इंटेरोगेटिव, 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 इंटेरोगेटिव। चेक कर लेना डिक्शनरी में। इंटेरोगेटिव, दिस वर्ड इज नॉट इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव राइट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें सवाल हो, कुछ भी नहीं है, आसान। जिसमें सवाल हो क्या होता है? इंटरोगेटिव। अब देखिए ध्यान से सुनना, वो सेंटेंस जिसमें हाँ हो, अफर्मेटिव। वो सेंटेंस जिसमें ना हो, नेगेटिव। वो सेंटेंस जिसमें सवाल हो, इंटरोगेटिव। सिंपल है। सवाल जैसे क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करते रहते हो, फॉर एग्जाम्पल सवाल है। सब क्या हुआ? इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपने ये समझ लिया कि जिसमें सवाल होता है वो इंट्रोगेटिव होता है। अब जरा ध्यान से सुनना एक बात मेरी, बहुत ध्यान से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है, बहुत ध्यान से सुनना इसलिए बोल रहा हूँ, और एक बार में समझ लेना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनता है। पहला, पहला इंट्रोगेटिव बनता है
जो सेंटेंस है ना, उसी सेंटेंस में जो लफ्ज या जो वर्ड हेल्पिंग वर्ब बन रहा होता है उसको उठाकर शुरू में रख देती, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता। फिर दोबारा ध्यान से सुनो, मैंने अभी आपको बताया कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इसमें सवाल होता है। तो ये दो तरह से बनता है इंट्रोगेटिव। कैसे कैसे बनता है? एक, जो सेंटेंस होता है नॉर्मली, उस सेंटेंस में जो चीज हेल्पिंग वर्ब बन रही होती है उसको वहां से उठाओ और सेंटेंस के शुरू में रख दो, बस कुछ नहीं करना। हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में रखना होता है, खुद ब खुद इंट्रोगेटिव बन जाता है। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा। एक बात, एक तो इंट्रोगेटिव इस तरह बनेगा, ठीक है। दूसरा इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? दूसरा इंट्रोगेटिव बनेगा कि जो उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको अलग से कोई एक लफ्ज लाना पड़ेगा जो सवाल वाला हो। जब तक आप अलग से वो सवाल वाला लफ्ज नहीं लाएंगे, ये यूं कह लो WH फैमिली में से जब तक आप कोई वर्ड उठा के वहां नहीं रखेंगे, जब तक वो इंट्रोगेटिव नहीं बने। ये जो मैंने आपको बात बताई, इसको एग्जांपल से समझो। देखिएगा एग्जांपल, आर यू स्टडीइंग इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? सवाल है। इसको बनाया कैसे मालूम? असल है यू आर स्टडीइंग इंग्लिश। बोलते हैं ना यू आर गोइंग, यू आर कमिंग, तो ये सिंपल सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। तो यू आर स्टडीइंग इंग्लिश, ये जो सीधा सीधा सेंटेंस था यू आर स्टडीइंग इंग्लिश, इसमें से जो आर था उसको उठाकर शुरू में रख दिया, कुछ भी नहीं किया। देखो आर यू स्टडीइंग इंग्लिश हो गया। अलग से कोई लफ्ज नहीं लाए इसको सवाल वाला बनाने के लिए, बल्कि वही जो हेल्पिंग वर्ब था उसको उठा के शुरू में रख दिया, सवाल वाले में ही कन्वर्ट हो गया, सवाल वाला बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। लेकिन जो दूसरा वाला बनाना है आपको, ये तो पहला हुआ। इसी को मैंने कहा था ना इंट्रोगेटिव दो तरह से बनता है, एक तो ये जो है, और दूसरा क्या है? दूसरा, आपको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अलग से कोई लफ्ज लगाना पड़ेगा सवाल वाला, तब जाकर इंट्रोगेटिव बनेगा। कैसे बनेगा सर? देखिएगा, वाई आर यू स्टडीइंग इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो? तो देखिए इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें, अगर आप इस वाई को हटा दें तो दोनों में कोई फर्क है? इस वाई को हटा दीजिए, दोनों में कोई फर्क है? दोनों इंट्रोगेटिव सेम हो जाएंगे। तो दूसरे वाले इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए आपको अलग से सवाल वाला कोई ना कोई लफ्ज लाना पड़ेगा। वो सवालिया अल्फाज क्या क्या है वो मैं आपको अलग से दूंगा, याद करने के लिए सुनूंगा भी, परेशान मत होना, ठीक है। उसी को कहा था WH फैमिली। जो सवाल वाले अल्फाज हैं इन्हीं का नाम है WH फैमिली। वो क्या है आगे बात करेंगे, मुझसे छोड़ दो। फिलहाल ये समझाना है कि इंट्रोगेटिव को दूसरा तरीका ये है कि आपको अलग से कोई ना कोई लफ्ज लाना पड़ेगा, जब जाके वो इंट्रोगेटिव बनेगा। जैसे यहाँ पर वाई, वाई का मीनिंग है क्यों, वो यहाँ पर लेकर आए आप, तब जाकर इंट्रोगेटिव बना। अच्छा एक चीज आप जरा अगर गौर करेंगे, मालूम है क्या है गौर करने की? अरे सर कितना गौर करवाएंगे, आप गौर करवाते ही आ रहे हैं तब से। अच्छा थोड़ा सा और कर लो मेरे भाई। वो क्या है? ये दोनों जो सवाल हैं, आर यू स्टडीइंग इंग्लिश और वाई आर यू स्टडीइंग इंग्लिश, इसका ट्रांसलेशन है क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, और वाई आर यू स्टडीइंग इंग्लिश का ट्रांसलेशन है तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो। अच्छा दोनों सवाल है ना? जब दोनों सवाल हैं तो क्या हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। क्लियर है? अच्छा एक चीज और है, ये दोनों सवाल पे अगर आप गौर करें तो दोनों सवालों में हाँ भी तो आ रहा है। क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो और तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, तो दोनों में हाँ भी है। और जिस सेंटेंस में हाँ होता है वो क्या होता है? अफर्मेटिव। तो पता ये चला कि एक ही वक्त में एक ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ अफर्मेटिव भी हो सकता है। हमारी बात जैसे दोनों सेंटेंस के बारे में बोल रहा हूँ, इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ दोनों क्या है? अफर्मेटिव भी, क्योंकि इसमें हाँ। जिस तरीके से एक सेंटेंस एक ही वक्त में इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ अफर्मेटिव भी हो सकता है, ऐसे ही इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? नेगेटिव ऐसे हो सकता है, कुछ भी नहीं है इसमें, देखिए नेगेटिव हो गया। क्या रखा है इसमें सर? इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो नोट लगा हुआ है, नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगाते हैं, यहाँ पर भी क्या है? नोट। ऊपर वाले सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ नोट लगा हुआ। आर यू नॉट स्टडी इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो? वाई आर यू नॉट स्टडी इंग्लिश? तुम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहे हो? दोनों में सवाल है। जब सवाल है तो इंटरोगेटिव है, और दोनों में चूंकि ना है, नहीं आ रहा है, तो ना आने की वजह से, नहीं आने की वजह से, नोट आने की वजह से नेगेटिव भी है। तो एक ही वक्त में ऊपर वाले दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ अफर्मेटिव भी है, नीचे वाले दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी है। तो पता ये चला एक सेंटेंस एक ही वक्त में नेगेटिव भी हो सकता है और साथ साथ इंट्रोगेटिव भी, और एक ही सेंटेंस एक ही वक्त में अफर्मेटिव भी हो सकता है और साथ साथ में
इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। जब आपको ये बात समझ में आ गई तो अब तो कुछ नहीं भाई साहब, कुछ भी नहीं है अब तो, सच में नहीं है। आप देख लो चाहे, अब देखो बस हल्का से ही आपको थोड़ा सा बिलट नजर आ रहा होगा, लिख रहा है टेंसेस। किसे कहते हैं सर टेंस? बस 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 5 मिनट रह गए हैं बस। टेंसेस किसे कहते हैं सर? देखो असल लफ्ज है टेंस, सिंगुलर टेंस, इसको प्लूरल बनाया गया है, जमा बनाया गया है टेंसेस। तो सिंगुलर का मतलब होता है एक, इसी को उर्दू में कहा जाता है वाहिद। और एक से ज्यादा जो चीज हो जाती है अंग्रेजों के, उसको कहा जाता है प्लूरल। तो वो जो प्लूरल है उसी को उर्दू में बोलते हैं जमा। बहरहाल अब देखिए टेंसेस जो है जमा है, मतलब ये प्लूरल है, असल है टेंस। किसे कहते हैं सर? देखो जो वक्त है ना, वक्त को टेंस बोलते हैं। जो जमाना है उसे टेंस बोलते हैं। अभी जो जमाने हैं और जो वक्त है, इसको हमने 3 जगह कैटेगराइज किया है। वो 3 जगह कौन कौन सी सर? लेट्स सी, देखिएगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट किसे कहते हैं सर? अरे जो गुजर गया वो पास्ट। जो वक्त गुजर गया दैट इज पास्ट। जो चल रहा है विच इज रनिंग दैट इज प्रेजेंट। और जो आइंदा आएगा दैट इज फ्यूचर। उर्दू में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है पास्ट के लिए माजी, माजी। और प्रेजेंट के लिए हाल, जो चल रहा है उर्दू में इसको बोलते हैं हाल। और जो आइंदा आएगा फ्यूचर, उसके लिए उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है मुस्तकबिल। बहरहाल तो पास्ट वो जो गुजर गया, प्रेजेंट वो जो चल रहा है जिसमें मैं और आप हैं, और फ्यूचर वो है जो आगे आएगा। जैसे आप लोग बहुत सारी चीज इंशाल्लाह सीखेंगे तो वो फ्यूचर होगा। जो जो यहाँ जुड़ा रहेगा इस प्लेटफॉर्म से, वो क्या क्या अमेजिंग चीजें सीख के जाएगा इंशाल्लाह। एवरीवन विल रिमेम्बर इन लाइफ। ठीक है, बहरहाल ये अब देखिए, पास्ट वो जो गुजर गया, प्रेजेंट वो जो चल रहा है, और फ्यूचर क्या है? जो आइंदा आएगा। अच्छा, ये जो पास्ट है, इसके घर 4 बेटों की पैदाइश होती है, बड़ी खुशी मनाई गई, दबा के बेहतरीन लड्डू बांटे पूरी दुनिया में। इत्तेफाक से प्रेजेंट की शादी होती है। इसने सोचा था मेरे मेरे भाई से बड़ी मोहब्बत है, इसके भी 4 बेटे हुए, इसने वही नेम रखे सेम जो इसके भाई साहब के। सबसे छोटा भाई ये था फ्यूचर, इसकी भी शादी करा दी अल्लाह पाक ने। इसके भी 4 बेटे हुए उल्लू ने, इसने भी इन दोनों की बराबरी नाम रख ली अपने बच्चों के। क्या क्या है वो देखिए भाई साहब, यही खेल है, बस कुछ भी नहीं है। Simple, continuous, perfect, perfect, continuous. Present simple, present continuous, present perfect, continuous. Future simple, future continuous, future perfect, continuous. ये है 12 टेंसेस। ये जिसको आ गए अंग्रेजी की दुनिया उसके अंडर में। ठीक है, अब इसमें से हर एक की डिटेल क्या है, हर एक के बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह आगे। ठीक है, आज का ये था मेरे यहाँ का वो बेसिक जो हमने स्टूडेंट को सिखाता हूँ, और वो यकीनन सब लोगों को समझ में आ ही गया है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको नहीं आया है, जिसको कुछ पूछना है, उसके लिए ऑप्शन मालूम है क्या है? आपको बता रखा है, व्हाट्सएप पे मेरा 95 से नंबर है। कभी भी कोई कंफ्यूजन हो, ये बंदा आपके लिए हाजिर है। ठीक है, भले ही रिस्पॉन्स आपको फौरन ना मिल पाए, उसके लिए ये मत कहना सर रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो। एक दो स्टूडेंट ऐसे होते हैं बेचारे, उन्होंने मैसेज किया और 10 मिनट तक, मान लो मैं अमूमन जो जवाब देता हूँ वो सुबह में बैठता हूँ ऑफिस में 1-2 घंटा, तब जाके मैं जवाब दे पाता हूँ। रात में तो अमूमन देता नहीं पाता, टाइम ही नहीं मिलता। 10 बजे तो क्लास से फारिग होते हैं, उसके बाद फिर बैठना बैठना फैमिली ये सब। तो होता ही है कि कुछ स्टूडेंट ने उन्होंने मैसेज किया, वो फौरन अगले अगले ही मिनट में, सर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो सर आप। हाँ भाई भैया, मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसके जवाब के लिए सर बैठे हैं, बस वो कब जो है मैसेज करेगा उसका जवाब दिया जाएगा। बहरहाल ये आपको ये जो टेंसेस हैं 12, यही हैं जो रीढ़ की हड्डी कहलाती है इंग्लिश कम्युनिकेशन की। ये आपको अच्छे से सीखना है। ठीक है, हर चीज। अब हम जो बात करेंगे वो प्रेजेंट से करेंगे, और प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल से करेंगे। कब यूज करेंगे, कैसे करेंगे, क्या रूल्स हैं, क्या है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, कहाँ आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। ठीक है, हर एक आप तफसील से पढ़ने जा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। समझ में आया मेरे भाई? बस आप लोग जमे रहिएगा, मेहनत करिएगा, और अपने अंदर एक जज्बा जो आपके अंदर आपने क्लास ज्वाइन किया वो बाकी रखिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह। किसी को कोई सवाल हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका रिस्पॉन्ड। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।